अस्सलाम वालेकुम मैम, मुझे मेल नहीं रिसीव होती क्लास के लिंक की। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे आपका नाम क्या है? मैम माइदा हबीब। हाँ, वो मैं अभी लिस्ट में ऐड कर रही हूँ। ये जो लास्ट वीक जिन स्टूडेंट्स ने मुझे की थी मेल, मैं उनको भी ऐड कर रही हूँ। मैम मैंने भी आपको मैम 2-3 मुझे बार भी मेल ऐड किया कर लेकिन कोई सिया। रिस्पॉन्स नहीं आया। सेक्शन B1 की क्लास है ना, B1। यस मैम। हाँ जी, हाँ जी। बच्चे आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि ये हमारा 4th लेक्चर है, 4th वीक चल रहा है। तो आप लोग अगर मुझे अभी बताओगे तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। फिर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। आप लोगों ने मुझे पहले वीक पे बताना था। मैंने तो वैसे ही मेरी जॉइनिंग बाद में हुई है और आप लोगों का सेमेस्टर ही जो कोर्स है वो लेट शुरू हुआ है। तो ये आप लोग उसके बाद जो आप लोग के मिस हुए हैं, यू गाइस आर रिस्पॉन्सिबल। बाकी जो उन लोगों ने लास्ट वीक मुझे मेल की है उनको मैं अभी ऐड कर रही हूँ और उनको फिर मेल्स आ जाएंगी।
जो अब आप लोग चेक करो एक दफ़ा कि आप लोग को मेल आई है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम हमारी क्लास तो 6:30 पे नहीं होती थी पीएम में, तब टाइमिंग चेंज हो गई नहीं, है। ये बैच B1 है ना? ओके मैम। यस मैम, हो गई रिसीव मेल। ठीक है, ठीक है। और कोई भी अगर रहता है तो तब भी मुझे मेल कर दे, फिर उसका नाम ऐड कर लेंगे। चलिए जी, वील स्टार्ट आवर लेक्चर। आज हमने पढ़ना है बीइंग एन इफेक्टिव टीम प्लेयर। कोई जिस तरह एक हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर, जिस तरह हम पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में वी हैव डिस्कस्ड इट कि एक कोई भी प्रोसीजर रन करने के लिए वी नीड अ टीम। एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है जो कि फंक्शन करती है, और एक प्रोसीजर जो है ना वो रन किया जाता है। तो ये हम पढ़ेंगे इन रिस्पेक्टिव टू द हेल्थ केयर। Learning objective: understand the importance of teamwork in healthcare, know how to be an effective team player, recognize that you will be a team player as a medical student. Knowledge requirements: understand the different types of teams in healthcare, the characteristics of effective teams, how one values and assumptions affect interaction with others. अच्छा जी, नॉलेज रिक्वायरमेंट्स: अंडरस्टैंड द रोल ऑफ अच्छा, ये हम आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें हम सारी ये चीज़ें पढ़ लेंगे। Understand the role of team members and how psychological factors affect team interactions, the impact of change on team, the role of the patient on the team. Performance requirements: using the following teamwork principles to promote effective healthcare, using communication techniques, resolving conflicts, using mutual support techniques, changing and observing behaviors. अब हम किस तरह एक टीम वर्क किस तरह होता है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो हम पढ़ेंगे। और उसके लिए जब भी एक टीम किसी भी टास्क के लिए बनती है तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है कि देयर शुड बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो कि टीम मेंबर्स के दरमियान होना चाहिए। कोई कॉन्फ्लिक्ट हो उसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए, एक म्यूचुअल सपोर्ट की एटमॉस्फेयर होना चाहिए, और बिहेवियर्स उस लिहाज से चेंज किए जाएं जिस लिहाज से जो कि टास्क के लिए इफेक्टिव हो। What is a team? A team is a group of two or more individuals who interact dynamically, have a common goal, mission, have been assigned specific tasks, possess specialized and complementary skills. अब what is a team? टीम क्या होती है कि जो कि एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको स्पेसिफाइड उनका एक कॉमन गोल होता है, और उनके इंडिविजुअली हर टीम मेंबर का अपना रिस्पेक्टिव टास्क होता है जो कि दूसरे से कनेक्टेड ज़रूर होता है, पर इंडिपेंडेंटली वो काम कर रहा होता है, लेकिन somehow it is connected because their goal is the same. और उनके लेकिन टास्क जो है वो हम सबको डिफरेंट टास्क असाइन कर देते हैं, और उनके जो है वो उस टास्क के हवाले से उनके वो स्किल्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। A team is an indistinguishable set of two or more people who interact dynamically, interdependently, and adaptively towards a common and valued goal, objective, mission, who have been each assigned specific roles or function to perform, and who have a limited lifespan of membership. क्या चीज़ है कि दो या दो से ज़्यादा मेंबर्स, दो या दो से ज़्यादा बॉडीज इंटरैक्ट करती हैं, और एक कॉमन गोल उनका होता है, उनके अपने असाइन टास्क होते हैं। What types of team do you find in healthcare? अब हेल्थ केयर में हमें मोस्टली कौन सी टीम्स मिलती हैं? टीम स्टेप्स आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टीम्स टाइप्स इन हेल्थ केयर. कोर टीम्स:
अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जब आप हम एक हेल्थ केयर के हिसाब से देखें, तो व्हेनेवर यू गो टू एनी हेल्थ केयर सेटिंग इन अ क्लिनिक और इन अ हॉस्पिटल, तो आप देखते हो कि देयर आर पीपल और डिफरेंट डिफरेंट तरह के ग्रुप्स हैं जिनको एक असाइन की गई है ड्यूटी, और उनकी वही ड्यूटी है। दे कैन नॉट इंटरफेयर इन अदर अदर पर्सन्स टास्क, और वो दूसरे का टास्क नहीं कर सकते, उसकी अपनी वो स्पेसिफिक ड्यूटी है, उसने वही करनी है। और ओवरऑल वो क्या उनका टास्क है? टू प्रोवाइड हेल्थ केयर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम जाते हैं एक हॉस्पिटल के अंदर, हम देखते हैं कि देयर इज एन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जो हम एडमिन डिपार्टमेंट कहते हैं, वो ये मेक श्योर कर रहे होते हैं कि कोई भी चीज़ गलत ना हो पाए। सब अपनी अपनी जो वो मैनेज कर रहे होते हैं, वो मेक श्योर कर रहे होते हैं कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं दे आर ऑन टाइम, दे आर प्रोवाइडिंग द हेल्थ केयर, दे आर नॉट मिसिंग देयर ड्यूटीज। वो सारा मैनेजमेंट जो होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास होती है। इसी तरह आप चले जाएँ, सबसे पहले एक हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है, वो इमरजेंसी रन कर रहा होता है। उसमें जो इमरजेंसी के पेशेंट्स हैं वही डील किए जाते हैं। अब उसके अंदर कोई एडमिन डिपार्टमेंट का रोल उस तरह नहीं है कि एडमिन डिपार्टमेंट ने कहीं से भी ये नहीं करना कि वो आके, इवन एडमिन में डॉक्टर्स भी होते हैं, लेकिन उनका उनका टास्क जो उनको दिया जाता है वो ये नहीं होता। उन्होंने हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं करनी, उन्होंने पेशेंट्स ट्रीट नहीं करने, उन्होंने इमरजेंसी नहीं संभालनी। वो इमरजेंसी किसने सँभालनी है? वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जिनकी ड्यूटी है, जो भी वार्ड ऑन ड्यूटी ऑन इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। नॉर्मली एक हॉस्पिटल के अंदर इस तरह होता है कि जैसे सर्जिकल इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी, और डिफरेंट जो वार्ड्स होती हैं वो डिवाइड, उनके डेज़ उनके डिवाइडेड होते हैं। और जैसे एक दिन एक मेडिसिन वार्ड ने ड्यूटी की, उससे अगले दिन अगले वाले ने की, उससे अगले दिन अगले वाले ने की। तो उस दिन जब जब फॉर एग्ज़ाम्पल इफ एक मेडिसिन वार्ड है M1, उनकी अगर इमरजेंसी है, तो वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं इमरजेंसी रन करने के लिए। जो सारे पेशेंट्स आएँगे वो उनके पेशेंट्स होंगे। जो भी कोई केस आ जाता है, कोई क्रिटिकल केस हो जाता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल, और सबने उनसे ही दे आर अकाउंटेबल एज़ वेल। ठीक है? तो ये एक हमने डिवीज़न कर ली, ताकि ये ना हो कि आगे उस चीज़ के लिए कोई अकाउंटेबल ना हो, कोई रिस्पॉन्सिबल ना हो। हम उसको डिवाइड कर देते हैं ताकि हम ईज़िली, अब उस दिन दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार्ड। उधर उसमें फिर क्या होता है कि हम उस वार्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल वो M1 वार्ड है, तो उसके हाफ़ जो डॉक्टर्स होंगे दे विल स्टे इन द वार्ड, और वो वहाँ पे मैनेज करेंगे, और जो हाफ़ होंगे वो इमरजेंसी मैनेज करेंगे। अब जो इमरजेंसी मैनेज करें उन्होंने इमरजेंसी ही मैनेज करनी है, ठीक है? तो ये हम एक टीम बना लेते हैं। इसी तरह वार्ड की टीम है, डिफरेंट वार्ड्स की टीम है, वो अपनी कर रही हैं। इसी तरह क्लीनिंग हमारा डिपार्टमेंट है, जो कि हॉस्पिटल की क्लीनिंग कर रहा है। वार्ड बॉयज़ हो गए, या फिर ओटीएज़ हो गए, या फिर अम, जो भी आपा वगैरह होती हैं वो हो गई। तो ये हमारा क्लीनिंग डिपार्टमेंट आ गया। इसी तरह हमारे नर्सिंग डिपार्टमेंट है, जो कि नर्सिंग केयर प्रोवाइड करता है। उनका बहुत सपोर्टिव रोल होता है ऑब्वियसली। आफ्टर द डायग्नोसिस ऑफ द डिज़ीज़, ऑब्वियसली उन्होंने ही जो केयर प्रोवाइड करनी होती है, वो ऑब्वियसली हमारा नर्सिंग स्टाफ ही करता है। आप देखें तो मोस्टली डॉक्टर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती टू मेंटेन एन आईवी लाइन और टू इंजेक्ट अ पेशेंट। डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू डायग्नोस द इलनेस, और टू प्रिस्क्राइब द मेडिकेशंस, और टू सजेस्ट अ सर्जरी, और टू कंडक्ट अ सर्जरी। लेकिन जहाँ पे भी केयर की बात आती है, पोस्ट ऑप केयर, प्री ऑप केयर, दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्सिंग डिपार्टमेंट। तो ये भी एक टीम हो गई। इस तरह डिफरेंट टीम्स जो है वो जो हैं वो काम करती हैं, एंड दे ब्रिंग आउट दे हैव अ कॉमन गोल कि उन्होंने जो है वो पेशेंट्स ट्रीट करने। कोर टीम्स जो बेसिक टीम है डॉक्टर्स की, हेल्थ केयर वर्कर्स की, वो कोऑर्डिनेटिंग टीम्स जो कि कोऑर्डिनेशन कर रही है पूरे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, पूरे हॉस्पिटल की
कॉन्टेंजेंसी टीम्स, वही जो मैंने आपको बताया कि इमरजेंसी के अंदर जो वर्क कर रही होती हैं। एंसिलरी सर्विसेज, जो हमारा क्लीनिंग डिपार्टमेंट है। सपोर्ट सर्विसेज, जो अगर आप नॉर्मली जाएं हॉस्पिटल के अंदर तो दे आर अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल। यहाँ पे अगर आप देखें तो मोस्टली ये होता है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर देयर इज अ वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स भी कुछ बैठे होते हैं और वो मेक श्योर कर रहे होते हैं कि इफ ऐसा कोई लीगल केस आ जाता है, मेडिकल लीगल केस है, एमएलसी बनना है, वो फिर आगे उसको प्रोसीड करते हैं, एफआईआर रजिस्टर करते हैं। तो ये भी एक टीम की फंक्शन कर रही होती है उधर। और एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मेक श्योर करिए कि सारे सारे अपने जॉब्स के ऊपर सारे अपनी ड्यूटीज सही से कर रहे हैं। इफ देयर इज एनी इशू, कोई किसी पेशेंट की कोई कंप्लेन होती है तो ही गोज टू द एडमिन डिपार्टमेंट, ही कैन गो टू द एडमिन डिपार्टमेंट। और इवन द डॉक्टर्स, अगर उनका कोई इशू है, कोई चीज़ किसी की वर्किंग सही नहीं हो रही, कोई फॉर एग्जांपल अगर सर्जरी के अंदर कोई इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं अवेलेबल, तो दे गो टू द एडमिन डिपार्टमेंट और उसके बाद वो फिर ताकि वो इस मसले को सॉर्ट आउट करें। तो वो प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ऑल्दो दे आर डॉक्टर्स, लेकिन स्टिल उनको चूंकि उनकी जॉब ये है तो फिर वो उस हिसाब से ही काम करते हैं। वो मेक श्योर करते हैं कि वो सारी चीज़ें अवेलेबल हों, सारी चीज़ें ठीक तरीके से चल रही हैं। So these are the different teams that work that are commonly found in a healthcare. How do teams improve patient care? Teams represent a pragmatic way to improve patient care. Teams can improve care at the level of the organization, the patient, outcomes, and safety. The team as a whole, the individual team member. अब टीम जो है वो किस तरह से प्रोवाइड करती है हेल्थ केयर? हर लेवल के ऊपर करती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे भी करती हैं, पूरा जो डिपार्टमेंट है वो भी कर रहा होता है, या फिर इवन इंडिविजुअली भी प्रोवाइड की जा रही होती है। अब आप लोग मोस्टली जो हमारा डिपार्टमेंट होता है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है, where I used to work at Jinnah Hospital, we used to have this first aid room before the main emergency. तो उस पे क्या होता था कि वी यूज टू, और वहाँ पे मोस्टली जूनियर डॉक्टर्स होते थे या फिर सीनियर, ऑब्वियसली प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, पीजीआरस नहीं वहाँ पे होते थे, मोस्टली मेडिकल ऑफिसर्स। वी यूज टू सिट देयर, वी यूज टू सी द पेशेंट्स, और उसके अंदर वी यूज टू फिल्टर द पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर कंप्लेंट्स और देयर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेशेंट आया है और वो कॉमन कोल्ड के साथ है, कफ के साथ है, फीवर के साथ है, अपार्ट फ्रॉम टुडेज सर्कमस्टांसेस, ऑब्वियसली अब तो पेंडेमिक की वजह से दी सिम्टम्स आर वेरी कॉशियस, और आपको बहुत ज़्यादा सीरियस आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्मली विंटर सीजन के शुरू में मोस्टली ऐसे पेशेंट्स आते थे विद दी सिम्टम्स, वो कॉमन कोल्ड होता था। तो ऐसे पेशेंट्स को वी यूज टू फिल्टर, और हम वहीं पे उनको मैनेज कर लेते थे, बजाय इसके कि हम उनको मेन इमरजेंसी में भेजते और वहाँ पे वो ट्रीट होते। उसका फ़ायदा क्या होता था कि जो पेशेंट्स जो इमरजेंसी केयर जिनको एक्चुअली नीडेड, जिनको ज़रूरत होती थी, जिनको सीनियर एडवाइस की ज़रूरत होती थी, जिनको एक एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत होती थी, फॉर एग्जांपल इफ़ अ पेशेंट इज़ हैविंग अ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, तो ही नीड्स इमरजेंसी केयर, उसको फौरन आप इमरजेंसी में लेके जाते हो। यहाँ फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, वो उसका बीपी जो है वो 200/110 है, तो यू कैन नॉट इग्नोर इट। लेकिन क्या होता है कि जब हम फिल्टर नहीं करते तो हर तरह के पेशेंट्स जो हैं वो वहाँ पे चले जाते हैं, इमरजेंसी में रश हो जाता है। तो ये किस तरह हम करते थे कि हम फ़िल्टर कर लेते थे कि जो कि थोड़े ऑन द बेसिस ऑफ द सेवेरिटी ऑफ द डिज़ीज़ एंड देयर सिम्पटम्स, हम उनको फ़िल्टर कर लेते थे, और फिर मोर देन 80% पेशेंट्स वहीं पे मैनेज हो जाते थे।
कोई हेडेक के साथ आया है, हो सकता है वो पेशेंट को फील हो रहा हो कि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा है, आई नीड इमरजेंसी केयर, या फिर मुझे कोई सीनियर देखे, बट वी यूज्ड टू एग्जामिन द पेशेंट, उसके वाइटल्स ओके होते थे, उसको वैसे ही हेडेक होती थी, कोई भी स्ट्रेस हेडेक हो सकती है, किसी तरह भी हो सकती है, एंड वी यूज्ड टू मैनेज इट, और वो ओके ओके वो ठीक होके जाता था। इसका फ़ायदा क्या होता है कि एक तो ये कि जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इंडिविजुअल टीम मेंबर, एज एन इंडिविजुअल टीम मेंबर वी विल आल्सो प्रोवाइडिंग द हेल्थ केयर एट दैट फर्स्ट एड रूम, जहाँ पे हमें सीनियर एडवाइस या सीनियर हमें टीम की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, वहाँ पे 1-2 डॉक्टर्स होते थे और वो खुद ही पेशेंट मैनेज करते थे। तो इंडिविजुअल टीम मेंबर भी वर्क कर रहे होते हैं एक हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर, और एज अ टीम भी हम, या एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी हम वर्क कर रहे होते हैं। उसके बाद है जी मॉडल्स ऑफ हेल्थ केयर टीम्स। देयर आर 4 पोटेंशियल मॉडल्स ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी. These models of professional interaction can be identified based on the spectrum of interprofessional collaboration and coordination as follows. Independent healthcare management. One provider works independently to address all of the patient-client issues. The provider works autonomously with limited input from other professionals. अब ये independent healthcare management क्या है? अगर आप लोगों ने, आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना हो बेसिक हेल्थ यूनिट का, BHUs, जो कि हमारे रूरल एरियाज के अंदर मोस्टली वर्क कर रहे होते हैं। तो वो जो होता है वो बेसिकली एक सेंटर, एक हेल्थ सेंटर होता है जिसके अंदर देयर इज ओनली वन डॉक्टर जिसने पेशेंट देखना भी है, पेशेंट मैनेज करना है, पेशेंट का डायग्नोसिस भी बनाना है, और उसने खुद ही ये देखना है कि मैंने क्या उसका ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए, और खुद ही उसने डिसाइड करना है कि आइदर पेशेंट को कोई इमरजेंसी कोई कंडीशन है तो उसको फिर वो आगे रेफर करे। तो ये सारे डिसीजंस उस अकेले ने करने हैं। तो ये क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट हेल्थ केयर मैनेजमेंट होती है, जिसके अंदर वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर अकेले ही पेशेंट मैनेज करता है, अकेले ही वो डिसीजन उसके बारे में करता है। या फिर आप इसकी और एग्जांपल एक ले लें कि जो क्लिनिक्स के अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं उनका भी यही है कि दे डू नॉट वर्क इन अ टीम, उनका एक अलग सेटअप होता है, वो अकेले ही पेशेंट देखते हैं, उसका ट्रीटमेंट जो करते हैं। अगर आपका किसी का क्लिनिक का एक्सपीरियंस हो तो आप देखेंगे कि वो जो डॉक्टर होते हैं वहाँ पे, वो कभी भी ये नहीं करते कि वो किसी से मशवरा करें किसी और डॉक्टर से, या फिर जो भी साथ उनके हैं वो ऐसे नहीं करते। उनका अपना ट्रीटमेंट प्लान होता है, वो खुद अपना डिसीजन पेशेंट को देख के खुद डिसीजन करते हैं। तो एक इंडिपेंडेंट हेल्थ केयर वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। Second is we have parallel multidisciplinary care. Different aspects of a patient-client's case, such as therapeutic, rehabilitation, education, social issues, substance abuse, are handled independently by the appropriate experts rather than integrated care. Patient-client's problems are subdivided and treated in parallel, with which provider responsible only for his or her own area. अब ये हम लोगों ने पहले जो डिस्कस किया था, पहले ने उसके अंदर पहले जब भी हम पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम होती है, जो कि फॉर एग्जांपल सर्जरी हुई है, उसके अंदर उन्होंने वो ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट ने वो सर्जरी की है, उसके बाद उसके फॉलो अप विजिट्स हैं वो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के अंदर है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पैरेलल मल्टीडिसिप्लिनरी केयर कहेंगे कि हर डिपार्टमेंट अपना रिस्पेक्टिव काम करे। ये नहीं है जिस तरह पहली वाली की एग्जांपल थी, एक क्लिनिशियन जो होता है वो हर डिसीजन खुद करता है, अकेले करता है। यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे वो अपना रिस्पेक्टिव काम ही करेंगे। ये मोस्टली एक हेल्थ केयर सेटिंग की में ये चीज़ होती है कि हम पेशेंट जो है वो रेफर करते हैं कि हमने पेशेंट यहाँ तक देख लिया, उसके बाद या उसकी जो भी रिस्पेक्टिव सर्जरी थी वो हो गई। अब आगे जो है दूसरा डिपार्टमेंट बाकी करेगा, उनका जो भी रिस्पेक्टिव टास्क है वो करेंगे। तो ये पैरेलल वो रन कर रहे होते हैं, दोनों अपने टास्क जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं।
उसके बाद है जी कंसल्टेटिव मॉडल. वन प्रोवाइडर retains central responsibility and maintains professional independence in patient client care while consulting with other professions as needed. अब इसके अंदर क्या होता है कि हम जो है इसमें ये है कि मेन डिसीजन जो होता है वो एक ही मेंबर के पास रहता है. एक ऐसी टीम जिसके अंदर जो फाइनल डिसीजन है वो एक ही मेंबर के पास रहेगा और वही डिसाइड करेगा. फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट है, मेडिसिन डिपार्टमेंट है, उसके अंदर राउंड के ऊपर देयर इज अ टीम जो कि पेशेंट्स देख रही है और उसके अंदर प्रोफेसर भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं, पीजीआरस भी हैं, रेजिडेंट्स भी हैं, हाउस ऑफिसर्स भी हैं, नर्सिंग स्टाफ भी है. तो ये सारे मिलके जो हैं ये पेशेंट देख रहे हैं. अब इसका क्या होता है कि वो पेशेंट देखते हैं, पेशेंट की पूरी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, सारी चीज़ें होती हैं, सब अपनी-अपनी एडवाइस ज़रूर देते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो होता है वो प्रोफेसर का ही होता है, ठीक है? कभी भी ये नहीं होगा कि एक जूनियर डॉक्टर या फिर एक हाउस ऑफिसर अपना देगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक प्रोफेसर के ऊपर ही होती है. उसने जब एक पेशेंट देख लिया है तो ही रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायग्नोसिस. Yes, he can take the advice of different disciplines as well as other team members, but final decision उसका अपना ही होता है. Interprofessional collaborative providers from different professions cooperate by establishing a means of ongoing communication with each other and with the patient, client, and family to create a management plan that integrates and addresses the various aspects of the patient-client healthcare needs. अब इसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो साथ ही वर्क कर रहे होते हैं और फिर और साथ उनका वो एक मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं, उसमें पेशेंट को इन्वॉल्व करते हैं और फैमिली को भी इन्वॉल्व करते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि ये प्रोसीजर हमने करना है, ठीक है? जिसमें पेशेंट की कंसेंट होती है, उसकी फैमिली की कंसेंट होती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट से हम सजेशन लेते हैं और फिर एक आफ्टर द कंसल्टेशन जो है वो एक ट्रीटमेंट प्लान जो है ना वो बनाया जाता है. फॉर एग्जांपल अगर एक मेडिसिन वार्ड के अंदर एक पल्मो का पेशेंट है, वो आया है, उसकी सैचुरेशन ड्रॉप करी है या फिर उसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, उसकी जो है वो उसके लंग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिटेन कर रहे हैं फॉर व्हाटएवर रीज़न, या फिर उसको निमोनिया है या फिर उसके कोई भी इस तरह की कॉज है. अब हम क्या करते हैं, मोस्टली व्हाट वी डू इज़ वी राइट अ कॉल टू द पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट और वहाँ से जो डॉक्टर्स होते हैं वो आते हैं डिपार्टमेंट में जहाँ पे पेशेंट एडमिट होता है और वहाँ पे फिर दे डिस्कस कि ये उसकी प्लान, हम उनकी एक्सपर्ट एडवाइस भी लेते हैं. वी आल्सो शेयर कि पेशेंट का ये उसकी हिस्ट्री है, उसकी एग्जामिनेशन है और साथ उसके बाद मिलके एक मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है, ठीक है? ऑब्वियसली व्हाटएवर द प्लान इज़, अगर पेशेंट अवेक होता है, कॉन्शियस होता है, तो हम उससे भी डिस्कस करते हैं. कभी भी किसी भी हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर हम पेशेंट की कंसेंट के बगैर कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते, कोई भी प्रोसीजर नहीं कर सकते. और फैमिली कम्स, फिर भी फैमिली की जो होती है वो बाद में आती है. अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो हम सबसे पहले पेशेंट जो है वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी कंसेंट जो है वो लाजमी होती है और उसके बाद उसके ऑब्वियसली उसके फैमिली मेम्बर्स, अगर वो कंसिस्टेंट होते हैं और वो उन्होंने सोचा होता है कि उन्होंने ये प्रोसीजर नहीं करवाना या नहीं कराना, तो ऑब्वियसली वो फिर एक डॉक्टर या फिर जो टीम होती है दे कांट डू मच अबाउट इट और उसके बाद वही होता है जो कि पेशेंट और उसकी फैमिली की कंसेंट जिसमें हो. How do teams form and develop? Tuckman identified 4 stages of team formation and development: forming, storming, norming, and performing.
ये नॉर्मली एक टीम की डेवलपमेंट किस तरह होती है उसके बारे में बताया गया है कि Tuckman is a guy who उसने आइडेंटिफाई की थी ये 4 स्टेजेस कि पहले एक टीम बनती है, पहले एक टीम जो है वो बनती है, उसकी हम सेलेक्ट करते हैं कि ये टीम मेंबर्स उसमें होंगे। उसके बाद उसके बाद वो अपना ओपिनियन देते हैं काफ़ी जगहों के ऊपर उनके कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ जाते होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी आता है। वो अपने ओपिनियंस जब शेयर करते हैं किसी भी प्रोसीजर के लिए या किसी पेशेंट के लिए, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के लिए उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाने के लिए एक टीम बैठी है और वो टीम मेंबर्स जो हैं वो सबसे पहले अपना बताएंगे कि हमें लगता है कि ये इसका ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए। कोई कुछ बताएगा, कोई अपने पर्सपेक्टिव से बताएगा। उसमें स्टॉर्मिंग होगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस होंगे, कोई किसी को कॉन्ट्रडिक्ट भी करेंगे, ये होती है। उसके बाद नॉर्मिंग, फिर एक डिसीजन, एक सेम डिसीजन के ऊपर चीज़ आती है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन होगा, और परफॉर्मिंग उसके बाद जो हमारा ट्रीटमेंट होता है उसके ऊपर एक्ट किया जाता है, जो हमारा प्लान होता है उसके ऊपर एक्ट किया जाता है और उसी तरह से ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। What makes for a successful team? Effective team possess the following features: a common purpose, कॉमन पर्पस। अब एक इफेक्टिव टीम जो होती है वो किस तरह उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। उनका एक कॉमन पर्पस होता है, एक उनका गोल होता है। इफेक्टिव लीडरशिप इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ऐसी लीडरशिप होनी चाहिए जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी आए उनको उनको वो सॉल्व कर सके। गुड कम्युनिकेशन, जो मैं आपको पहले ही बताया था, दिस इज द की ऑफ एनी टीम वर्क, कि गुड कम्युनिकेशन होनी चाहिए अमंग द टीम मेंबर्स। गुड कोहेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ऑब्वियसली सारे मेंबर्स के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सिचुएशन मॉनिटरिंग, सेल्फ मॉनिटरिंग, फ्लेक्सिबिलिटी। सिचुएशन मॉनिटरिंग के किस तरीके से वो ट्रीटमेंट किया जा रहा है या वो प्रोसीजर रन किया जा रहा है। उसके बाद सेल्फ मॉनिटरिंग, अपनी मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है कि आप किस तरह अपनी ड्यूटीज, अपना टास्क कर रहे हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी, देयर शुड ऑलवेज बी सम फ्लेक्सिबिलिटी कि यू कैन बी रॉन्ग। Leadership. Effective team leaders coordinate and facilitate teamwork by delegating tasks or assignments, conducting debriefs, empowering team members to speak freely and ask questions, organizing improvement activities and training for the team, inspiring followers and maintaining a positive group culture. अब एक इफेक्टिव टीम लीडर की क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए कि वो टास्क जो है वो डिवाइड उस तरह करे, कोई भी इश्यूज़ हो उनको रिज़ॉल्व करे। हर टीम मेंबर जो है वो फ्रीली कम्युनिकेट कर सके, उसको अलाउ किया जाए कि वो फ्रीली क्वेश्चन कर सके। और ट्रेनिंग ऑब्वियसली प्रोवाइड की जाए टीम मेंबर्स को, और एक पॉजिटिव ग्रुप कल्चर हो, और ताकि वो जो अपने फॉलोअर्स हैं एज एन उसके टीम मेंबर्स जो हैं उनके लिए एक पॉजिटिव ग्रुप कल्चर मेंटेन किया जाना चाहिए। बच्चों, आप लोग थक तो नहीं गए?
ये नो क्लास मैम। ऐसे बिल्कुल ही लगता है सो जाती है। नहीं मैम, हम सुन रहे हैं आप। यस चलें मैम, चलें, गुड गुड गुड। सुन रहे हैं मैम। अच्छा, leadership. Effective team leaders coordinate and facilitate teamwork by accepting the leadership role, calling for help appropriately, constantly monitoring the situation, setting priorities and making decisions, utilizing resources to maximize performance, resolving team conflicts, balancing the workload within a team. अब एक इफेक्टिव टीम लीडर की क्या-क्या क्वालिटीज़ जो हमने पहले डिस्कस की है, उसके साथ-साथ क्या-क्या होनी चाहिए कि उसका वो अपना रोल जो है वो एक्सेप्ट करे। अगर उसको किसी तरह की भी हेल्प रिक्वायर्ड हो तो वो ऑब्वियसली वो कॉल आउट करे, मॉनिटर करे सिचुएशंस और अपनी डिसीजंस जो है वो उनको प्रायोरिटाइज़ करे, रिसोर्सेज यूज़ करे, कोई टीम की कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करे और वर्कलोड को बैलेंस करे। ये नहीं कि एक जो टीम मेंबर है या फिर एक हेल्थ केयर वर्कर है उसका बहुत ज़्यादा उसको वर्कलोड दे दिया जाए, दूसरे को बहुत कम दे दिया जाए। एक लीडर की ये क्वालिटी नहीं होती। Communication. A number of techniques have been developed to promote communication in healthcare, including ये normally जो हम communication जो एक among the healthcare workers होता है, among the team जो होता है, वो किस तरह होता है? SBAR ये एक normally term जो use होती है, situation background assessment recommendation. मोस्टली ये होता है कि हमने जब पेशेंट को आगे देना होता है, आगे उसको रेफ़र करना होता है या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, उसमें एक पेशेंट आया है और उसको आपने क्योंकि ऑब्वियसली ड्यूटीज़ चेंज होती रहती हैं, तो आपकी 12 आवर्स की इमरजेंसी थी, उसके बाद 12 आवर्स की दूसरे बैच की इमरजेंसी थी। तो आपने आपके पास पेशेंट आया है फॉर एग्ज़ाम्पल 1 आवर बिफोर योर ऑफ, ठीक है? जब आपकी ड्यूटी से ऑलमोस्ट 1 आवर पहले वो आया है, ड्यूटी ख़त्म होने से पहले। तो आपने पेशेंट को आगे जो नेक्स्ट बैच है उसमें उसको देना है, ठीक है? ताकि वो आगे उस पेशेंट को मैनेज करें, ठीक है? तो आप उसको किस तरह देते हैं? कि हम पेशेंट हैंड ओवर करते हैं, जिसे हम नॉर्मली टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है? तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमें ब्रीफ सा उसको उसकी हिस्ट्री बता देते हैं और उसकी सिचुएशन पूरी बता देते हैं, उसकी हिस्ट्री बता देते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि हमने उसकी असेसमेंट पे उसको ये देखा, उसके बाद राउंड जो हुआ था उसका ये प्लान है। तो इसलिए हम उसकी भी ये प्लान आपने फ़ॉलो करना है। और जो रिकमेंडेशंस होती हैं कि हम उनको जब पेशेंट हैंडओवर करने लगते हैं तो हम बता देते हैं कि पेशेंट को आपने इस तरह मैनेज करना है। क्योंकि ऑब्वियसली उसने पेशेंट नहीं देखा, उसने हो सकता है जब वो आए तो उसके पेशेंट के सिम्पटम्स तो रिज़ॉल्व कर गए हों, पर इश्यू अभी तक हो। तो इसलिए हमने उसकी मेडिकेशंस या फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है वो हाई हाई बीएसआर के साथ आया है, तो उसकी वो मॉनिटरिंग है, हमने उनको आगे हैंडओवर करते हुए पेशेंट बताना है कि पेशेंट की ये बीएसआर थी जब वो आया था, उसकी 450, 550 थी और उसको मैनेज इस तरह किया गया है, उसकी हिस्ट्री ये है कि वो पहले से डायबिटिक है और उसका ट्रीटमेंट प्लान जो है वो इस तरह है। हमने उसको ये मेडिकेशंस उसको भी देनी है, उसके भी बीएसआर मॉनिटरिंग करें आप 1-1 आवर के बाद और उसके बाद उसको एडवाइस करें कि वो डायबिटिक क्लिनिक में आके फ़ॉलो अप अपना रखें, ठीक है? तो ये प्लान जो हमने पूरा बनाया होता है, हम पेशेंट को हैंडओवर करते हुए हम ये बताते हैं। यही सारा डिफरेंट तरीके से बताया हुआ है सबार, सिचुएशन बैकग्राउंड असेसमेंट रिकमेंडेशन, कॉल आउट, पेशेंट का पूरा एक्सप्लेन किया जाता है, चेक बैक कि मेक श्योर किया जाता है कि पेशेंट जो भी हमारा प्लान है उसको फॉलो किया जा रहा है और हम हैंडओवर पेशेंट करते हैं। these are the different communication ways कि किस तरह हम अपना हम among the team members हम किस तरह communicate करते हैं। Resolving disagreement and conflict. अब जो
उनको किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं टीम मेंबर्स, वो जो है वो नॉर्मली हम ये 3 वेज़ जो है वो कॉमनली यूज़ करते हैं। एक जो है वो है 2 चैलेंज मेथड। 2 चैलेंज मेथड के अंदर क्या होता है कि अगर एक पेशेंट कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऐसी कोई कंडीशन हो गई है, जो आप को लग रहा है कि इग्नोर हो गई है, तो आपने वो मेक श्योर करना है कि अपने वो टीम मेंबर को आप वो चीज़ कम्युनिकेट ज़रूर करें और वो 2 टाइम्स आप करें, ठीक है? द 2 चैलेंज रूल जो नॉर्मली हम इसे कहते हैं कि मेक श्योर करना है कि कि वो जो टीम मेंबर है उसने वो चीज़ सुन ली है, उसने वो चीज़ नोट डाउन कर ली है और उसके बाद वो एक्शन प्लान ऑफ एक्शन जो है वो बनाया जाए। आपकी ये ड्यूटी होती है कि आपने मेक श्योर करना है कि जो आप अपने टीम मेंबर को बता रहे हैं, वो आप ट्वाइस बताते हैं ताकि वो आपने मेक श्योर करना है कि वो ही हैज़ हर्ड इट, ठीक है? उसके बाद जी कस रूल है CUS। CUS जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है जिसके अंदर हम C मीन्स आई एम कंसर्न्ड, U मीन्स आई एम अनकंफर्टेबल एंड S मीन्स दिस इज़ अ सेफ्टी इशू। ये भी एक कम्युनिकेशन का वे है बेसिकली जो कि यूज़ होता है एज़ इन कि हम अ, किस तरह बताते हैं कि पेशेंट को आप कह लें कि वो सीरियस है और उसको जो है वो फ़ौरन उसको इमरजेंसी केयर की ज़रूरत है, तो आप किस तरह उसे कहेंगे कि एक पेशेंट आया है आपके पास, लेकिन जो है वो उसको फ़ौरन ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो दिस इज़ हाउ यू कम्युनिकेट विद द अदर टीम मेंबर कि अकॉर्डिंग टू द कास्ट रूल कि पेशेंट को ये सेफ्टी इश्यू पेशेंट का आ रहा है एंड यू आर कंसर्न्ड अबाउट इट एंड यू आर अनकंफर्टेबल बिकॉज़ पेशेंट नीड्स ट्रीटमेंट, ठीक है? उसके बाद है जी DESC स्क्रिप्ट। DESC स्क्रिप्ट भी इसी तरह की चीज़ है। बेसिकली ये कम्युनिकेशन के जो टूल्स हैं वो हैं जो नॉर्मली हम इनको उस तरह तो नहीं यूज़ करते लेकिन हम कम्युनिकेट इसी तरह ही करते हैं। हम एक हेल्थ केयर के अंदर इसी तरह ही कम्युनिकेट करते हैं। हमने जब पेशेंट को आगे रेफ़र करना होता है तो हम मेक श्योर करते हैं कि वो हमने जो भी जो भी चीज़ें बताई हैं, जो भी पेशेंट की फाइंडिंग्स हैं, जो कि ऐसी क्रिटिकल फाइंडिंग्स हैं, वो आगे तक ज़रूर कन्वे की जाएँ या फिर अगर कोई उसको पेशेंट को इमरजेंसी केयर की ज़रूरत है, वो उसको फ़ौरन मिले, ठीक है? उसके बाद है जी DESC स्क्रिप्ट। DESC जो है वो दैट स्टैंड्स फॉर डिस्क्राइब, एक्सप्रेस, स्पेसिफाई एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ये भी बिल्कुल उसी तरह है कि हमने किस तरह से जो है वो पेशेंट को डिस्क्राइब करना है और अपने दूसरे टीम वर्कर को, तो हम किस तरह करते हैं कि उसकी जो पूरी जो हिस्ट्री हमारे पास होती है वो हम उस तरह जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसको स्पेसिफाई करते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताते हैं। अगर मिसाल के तौर पे देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द 2 टीम मेंबर्स, तो उसको भी हम डील इस तरह करते हैं कि हम DESC स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग कि हम डिस्क्राइब करते हैं कि ये सिचुएशन है और उसके हमारे जो कंसर्न्स हैं, वो एक्सप्रेस योर कंसर्न्स हम उनके हिसाब से एक्सप्रेस करते हैं उसके अकॉर्डिंगली और उसके बाद हम सजेस्ट करते हैं अदर अल्टरनेटिव्स और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी डिस्कस किए जाते हैं। दीज़ आर नॉर्मली ये यूज़ तो नहीं होते, लेकिन सिर्फ़ एक वो है कि आप अपनी पैसिव लर्निंग के अंदर ये चीज़ें ज़हन में रखें कि आपकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए अमंग द टीम मेंबर्स, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप एज़ अ हाउस ऑफ़िसर हैं, आपने वो पेशेंट देखा है, मोस्टली ये चीज़ होती है कि एक हॉस्पिटल के अंदर सबसे ज़्यादा जो पेशेंट से करीब होते हैं वो एक हाउस ऑफ़िसर होता है।
जो कि जो कि जूनियर डॉक्टर होते हैं, जो कि पूरा दिन वार्ड के अंदर होते हैं, और तो वो सबसे ज़्यादा पेशेंट को बार-बार पेशेंट को एग्ज़ामिन कर रहे होते हैं, इवनिंग राउंड्स कंडक्ट करा रहे होते हैं, उसके बाद नाइट राउंड्स कंडक्ट करा रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा वो पेशेंट को देखते हैं। अब यही जो प्रोफ़ेसर हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो पेशेंट को नहीं उन्होंने इतना देखा होगा। उन्होंने सिर्फ़ राउंड पे उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ के कहाँ उनकी यूज़ होनी है कि वो बहुत जल्दी डायग्नोसिस कर सकते होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उनका एक्सपीरियंस अच्छा है। लेकिन इफ इट कम्स टू पेशेंट, कि पेशेंट की हिस्ट्री एग्ज़ामिनेशन किसे अच्छा पता है, तो सबसे ज़्यादा उसको पता होगी जो कि सबसे ज़्यादा इन कॉन्टैक्ट होगा पेशेंट के साथ। तो ये मोस्टली जो हाउस ऑफिसर्स या फिर पीजीआर्स होते हैं, ये सबसे ज़्यादा इन कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट होते हैं। यही हिस्ट्री लेते हैं, यही एग्ज़ामिनेशन करते हैं, यही वाइटल मॉनिटरिंग करते हैं। तो अब आपकी क्या एज़ अ डॉक्टर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? अब हो सकता है कि नाइट के टाइम पेशेंट की कोई भी इस तरह का कोई उसको सिम्पटम आया हो, फॉर एग्जांपल उसको एक वॉमिटिंग का एपिसोड हुआ है, या फिर उसको ब्लीडिंग हुई है वॉमिटिंग के अंदर, हेमेटोमेसिस हुआ है, या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन हुई है, तो वो चीज़ आपने नोटिस की है। वो किसी ने भी रात के उस पहर किसी ने भी और ने नोटिस नहीं की। यू वर द ओनली वन जिसने नोटिस की, या फिर कोई बीपी कोई एब्नॉर्मल फाइंडिंग है तो आपने नोटिस की है। तो इट इज़ ऑन यू कि आप जो है वो मेक श्योर करो कि आप इस चीज़ को कम्युनिकेट करो। इसको किसी भी तरीके से आप जो है वो कम्युनिकेट करो अपने सीनियर्स को, अपने दूसरे टीम मेंबर्स को, ताकि वो उस हिसाब से प्लान जो है वो करें। अगर ऐसी कोई फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट को प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हुई है, projectile vomiting is due to intestinal obstruction or pyloric stenosis, anything, मतलब mostly intestinal obstruction होती है। तो ये चीज़ आपने नोटिस की है। हो सकता है उसको सुबह के टाइम उस राउंड के टाइम तो पेशेंट को वो ना ऐसा कोई सिम्पटम हो। लेकिन ये चीज़ आपने चूँकि नोटिस की है, तो आपने इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है अपने बाकी मेंबर्स को, आपने बताना है कि ये इस पेशेंट की फाइंडिंग थी। अब अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी तो फॉरन लेप्रोटमी की इंडिकेशन बनती है। तो अब फॉरन से क्या करेंगे, अगर आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करेंगे, बताएंगे कि यस पेशेंट की इस टाइम उसको ये सिम्टम आया था, तो वो हो सकता है वो उसके हिसाब से टेस्ट करें कि ये अल्ट्रासाउंड रन करें और दूसरे टेस्ट रन करें कि फाइंड आउट करने के लिए कि उसकी क्या कॉज हो सकती है, और उनको वो हेल्प करेगा डायग्नोसिस बनाने में। तो इसीलिए दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। इसी तरह जो हमने इमरजेंसी की बात की है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर जो नॉर्मली ये होता है कि जब हम पेशेंट हैंड ओवर करते हैं तो उसके अंदर भी हमने हर चीज़ बतानी होती है, हर चीज़ हम बताते हैं। हम किस तरह नॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं कि पेशेंट आया था इस कंप्लेंट्स के साथ, और उसकी फाइंडिंग्स ये थी, उसके वाइटल्स ये थे, उसकी फाइंडिंग्स ये थी, उसकी मेडिकेशंस जो ऑलरेडी वो ले रहा है वो ये है, और उसका डायग्नोसिस जो है इसके बेसिस के ऊपर हमने ये बनाया। आफ्टर द डायग्नोसिस हमने उसके ये ट्रीटमेंट शुरू किया है। ट्रीटमेंट के बाद उसकी मॉनिटरिंग की गई है इतनी देर के लिए, जितना भी आपने टाइम कवर किया है इतनी देर के लिए उसकी मॉनिटरिंग की गई है, और वो मॉनिटरिंग के अंदर उसके ये वाइटल्स हैं। अब पेशेंट का फर्दर रिकमेंडेशन आपकी क्या होती है कि पेशेंट को हमने इस तरीके से डील करना है, ये हमने उसकी मॉनिटरिंग करनी है, या फिर अभी उसको ये मेडिकेशन प्रोवाइड करनी है, उसके बाद हमने उसको डिस्चार्ज करना है। तो पेशेंट को इस तरह जब उसका ये हो जाएगा, उसकी स्पेसिफिक उसके वाइटल्स ठीक हो जाएंगे, उसकी एग्जामिनेशन अनरिमार्केबल हो, या फिर उसका जो सिम्टम है वो रिलीफ हो गया हो, तब हमने उसको डिस्चार्ज करना है, और उसके बाद उसको फॉलो अप पे बुलाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप पेशेंट अपना आगे हैंड ओवर करते हो अमंग योर टीम मेंबर। ठीक है, क्योंकि फंक्शन तो दोनों का एक ही है, दोनों हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपने इस तरीके से बताना है ताकि कोई भी चीज मिस ना हो। Barriers to teamwork, changing roles.
अगर एक स्पेसिफाइड कोई जो टीम मेंबर है उसको वो टास्क दिया गया है और वो टास्क वो रन नहीं करता, तो ऑब्वियसली या वो कुछ और कर रहा है, इंटरमिंगलिंग हो रही है, तो वो ऑब्वियसली वो चीज़ और ख़राब करेगी। ठीक है? तो हर जो टीम मेंबर होता है उसका स्पेसिफाइड टास्क होता है, उसको वही करना होता है। मेडिकल हिरार्कीज़ जो नॉर्मली जो मैं अभी आप लोगों को बता भी रही थी कि जो टीम हमारी होती है, जो राउंड कर रही होती है, उसके अंदर एक प्रोफेसर होता है। सॉरी, उसके अंदर एक प्रोफेसर होता है, एक एसोसिएट प्रोफेसर होता है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, फिर सीनियर रेजिडेंट्स होते हैं, फिर जूनियर रेजिडेंट्स होते हैं, फिर हाउस ऑफिसर्स होते हैं, फिर स्टाफ होता है, नर्सिंग स्टाफ होता है। तो ये इससे एक जो साइड इफेक्ट इसका ये आता है कि वो चूंकि इक्वल लेवल के ऊपर नहीं होते, तो फाइनल डिसीजन जो है वो प्रोफेसर का होता है। कभी कभार, बहुत रेयरली ये होता है कि प्रोफेसर का हो सकता है डायग्नोसिस गलत भी हो, लेकिन वो बाउंड होते हैं, जो उनका बाकी डिपार्टमेंट होता है, कि वो बाउंड होते हैं कि वो उनको उस हिसाब से ही आगे से प्लान करना होता है और वो उसको ही उन्होंने फॉलो करना होता है। तो ऑब्वियसली ये एक बैरियर होता है एक टीम वर्क के अंदर, जहाँ पे चीज़ें इक्वल नहीं होती, जहाँ पे टास्क इक्वल नहीं होते। इंडिविजुअलिस्टिक नेचर ऑफ मेडिसिन, जो भी पेशेंट है उसकी अपनी, सॉरी, जो भी टीम वर्कर है उसकी अपनी एक अप्रोच होती है, डिफरेंट अप्रोच होती है। इंस्टेबिलिटी नेचर ऑफ टीम्स, काफ़ी दफ़ा ये होता है कि टीम वर्क इस तरह भी ख़राब होता है कि अगर टीम ही स्टेबल ना हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये टीम वर्क को अफेक्ट करती हैं। Incidents in other industries, failure in the following team behaviors have been identified as being responsible for accidents in other industries, role not being clearly defined, lack of explicit coordination, miscommunication. अब मैंने यही जो आप लोग को बताया था कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कम्युनिकेशन। अगर वही नहीं होगी अमंग द टीम मेंबर्स, तो ऑब्वियसली फिर टीम वर्क ठीक नहीं होगा। रोल्स अगर हम क्लियर नहीं करेंगे कि उसका टास्क क्या है, तो ऑब्वियसली वही होगा कि टीम वर्क फिर अच्छा नहीं होगा। लैक ऑफ एक्सप्लिसिट कोऑर्डिनेशन, आप आपस में कोऑर्डिनेशन ना हो तो उससे भी नहीं, कि टीम वर्क डेवलप ही इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर करता है। अगर ये ना हो तो ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा। Assessing team performance can be carried out in the workplace in simulated environments through observing teamwork exercises. Teamwork can be assessed by external experts or by peer observation. अब टीम वर्क की परफॉर्मेंस जो है वो हम किस तरीके से असेस कर सकते हैं, कि कोई एक्सटर्नली भी हो या फिर अमंग द टीम मेंबर्स भी कोई हो सकता है। और टीम परफॉर्मेंस जो है वो अगर हम आपस में ही टीम मेंबर्स जो हैं वो अपनी पीयर ऑब्जर्वेशन रखें, वो मेक श्योर करें कि सारी चीज़ें जो हैं वो उस हिसाब से ही हो रही हों, तो ऑब्वियसली वो चीज़ टीम वर्क को बेटर करेगी, इम्प्रूव करेगी। और सेकेंडली ये कि अगर कोई एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स हों वो असेस कर रहे हों टीम वर्क को,
Summary: teamwork doesn't just happen. They are well documented teamwork principles medical students should know. There are a variety of techniques that have been developed to improve communication in teams. Performance requirements: medical students can apply teamwork principles in their interaction with other students and through observing and being part of healthcare teams. ये जब आप obviously healthcare में जाते हो तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हो. अभी भी नॉर्मली भी जो हमारा कोई भी आपकी असाइनमेंट्स हो गई या फिर आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो गए तो उसमें भी एक टीम वर्क की तरह ही आप काम करते हो. आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों का कम्युनिटी मेडिसिन सब्जेक्ट है कि नहीं, वरना in MBBS we used to have this subject और उसके अंदर एक annually एक रिसर्च हमें करनी होती थी और उसके अंदर एक हम टीम होती थी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. लाइक मेरी जो थी वो 3 to 4 स्टूडेंट्स की टीम थी, हमारी 3 to 4 फ्रेंड्स की टीम थी और हमारी एक रिसर्च प्रोजेक्ट था और उसके ऊपर हमें रिसर्च करनी थी, अपना डेटा कलेक्ट करना था, उसके बाद हमने उसको कंक्लूड करना था, उसका कंक्लूजन बनाना था. तो वो एक टीम वर्क की तरह भी वो भी ऑब्वियसली काम किया गया. उसमें भी यही था कि आप अपनी ड्यूटीज असाइन करते हो, डिफरेंट टास्क वो होते हैं, कोई एक भी ना करे तो वो उससे भी टीम वर्क में इंस्टेबिलिटी आती है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये ऑब्वियसली आप लोग भी जब अपने प्रैक्टिस के अंदर जाओगे, जब आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करोगे तो आप लोग ये चीज़ देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम हेल्थ केयर के अंदर हम एक एज अ टीम ही काम कर रहे होते हैं. Performance requirements: practical tips medical students can start practicing now to improve teamwork include always introducing yourself to the team, reading back, closing the communication loop, stating the obvious to avoid assumptions, asking questions, checking and clarifying, delegating tasks to people, not to the air, clarifying your role, using objective, not subjective language, learning and अच्छा, ये जो है ये नॉर्मली क्या है कि अगर आप ये चीज़ें करें एज अ टीम मेंबर तो ऑब्वियसली एरर का चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. जब आप मेक श्योर करते हो कि कोई कम्युनिकेशन नहीं है, जब आप ये मेक श्योर करते हो कि जो भी assumption जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर होनी चाहिए अमंग द टीम मेंबर्स. ये नहीं कि आप सोचो कि assumptions हैं बना लो कि ये चीज़ तो ऑब्वियसली क्लियर होगी. जब एक टीम की तरह काम किया जाता है तो उसमें चीज़ें क्लियर की जाती है ताकि कोई भी मेंबर जो है वो उसको आगे कोई इशू ना हो. Learning and using people's names, being assertive when required. If something doesn't make sense, finding out the other person's perspective. Doing a team briefing before and undertaking a team activity and debriefing afterwards. When conflict occurs, concentrating on what is right for the people and not who is right. Okay, ये एक नॉर्मली भी एक टीम में जब भी आप काम करो, जैसे मैंने बताया कि आपके आगे कोई भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई असाइनमेंट्स होती हैं, तो उसके अंदर भी आप ये सारी चीज़ें जो है वो करते हो ताकि उतना ही टीम वर्क जो है वो इफेक्टिव होता है. एट द एंड एज अ हेल्थ केयर वर्कर आप हमेशा ये सोचते हो कि यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट फॉर द पीपल, नॉट हु इज़ राइट. आप अनबाइस्ड होकर डिसीजन करते हो. इफ़ यू आर लीडर ऑफ द ग्रुप, आप अनबाइस्ड होकर डिसीजन करते हो. इवन इफ यू आर टीम मेंबर, आपने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर भी रखनी होती है कि आई कैन बी रॉन्ग और द अदर पर्सन हो सकता है आपकी उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो, आपको उसका पॉइंट ऑफ व्यू ना पसंद आए, पर यू शुड थिंक इन दिस वे कि हो सकता है वो स्टिल वो ठीक सोच रहा हो या उसका जो पॉइंट हो वो वैलिड हो. तो एक टीम जो है वो तभी बिल्ड होती है जब ऐसी सारी चीज़ों को नज़र में रखा जाता है. ठीक है जी, आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर. जो आज के स्टूडेंट्स हैं, किसी को कोई ऐसा है जिसको मेल ना आई हो? क्योंकि मैंने आप लोगों की लिस्ट दोबारा बनाई है and I guess I've added ma'am. everyone. Yes, ma'am. This is Hajra. I didn't had the mail. आपने मुझे मेल की थी? Yes, ma'am. हाजरा, अपना पूरा नाम बताओ.
हाजरा काशिफ कलीम। मैम मुझे भी नहीं आई मेल। मैम मुझे भी नहीं आई मेल। हाजरा मुझे आपके कोई मेल नहीं आई। मैम आई डिड इट। आर यू श्योर आपने मुझे की थी, किसी कोऑर्डिनेटर को तो नहीं की? यस मैम, मैंने आपको की थी। सीसी में सर अफनान थे और आप imrana.nouman@umt.edu.pk यहाँ पे आप लोग सारे जिनको नहीं आई वो मुझे कर दो। मुझे ओके हाजरा आपकी नई मेल आई क्योंकि मैंने जो जो थे उनको कर लिया था ऐड। ओके, आई चेक इट अगेन एंड सेंड यू अगेन। या और अपना बैच ज़रूर आप लोग मेंशन करो, बैच B1, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास दूसरे बैचेस भी हैं, फिर मुझे मसला होता है। आमना नवाज, वजीहा शाहीन, आप लोग का कोई सवाल है? मैम, will you be taking a quiz or something? यस यस, मोस्ट प्रॉब्ली मिड में या फिर दिसंबर के एंड पे, दिसंबर के 3rd वीक में। एक दफ़ा हम थोड़ा सा कोर्स कवर कर लें तो प्लान मेरा यही है कि हम जितना ज़्यादा कोर्स तब तक कवर कर सकें ताकि आपका उसके बाद जो हो वो कम रहे। एंड मैम अटेंडेंस अटेंडेंस में आपकी मार्क करने लगी हूँ। किसी का कोई सवाल? एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम मेरे ना मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल एंड हो गई है। ये अटेंडेंस के टाइम मोबाइल ना बंद हो जाए तो काइंडली आप मेरी अटेंडेंस लगा दें। आपकी अटेंडेंस हो गई है मार्क। अमरीन आपकी हो गई है अटेंडेंस मार्क। ओके थैंक यू। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? एक्सक्यूज मी मैम, बिफोर मिड टर्म जी एग्जाम्स हमारा इसका मिड टर्म कोई होगा या बस हमारा इसका एक ही फाइनल नहीं पेपर नहीं, होगा एज यू सेड इन द वेरी फर्स्ट इस क्लास? इसका सिर्फ एक फाइनल होगा, मिड नहीं होगा। ठीक है मैम। ठीक है, एक्सक्यूज मी और मैम, मैंने आपको मेल की है, काइंडली वो चेक कर लें। अच्छा हफ्सा मसूद। यस मैम। ओके ओके ठीक है, मैं आप लोग को नुमान अकरम और हफ्सा मसूद, इसके अलावा बच्चों कोई भी है तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोग की लिस्ट जो है वो जब बनेगी तो उसके बाद जो भी आपके LMS पे भी आप लोग को एनरोल अभी करना है मैंने। चले जी, कोई सवाल नहीं है किसी का भी? मैम इसका क्विज होना है? हाँ जी, इसका होना है। मैम कब इसका तक है इसका क्विज? सेकेंड 3rd वीक के अंदर होगा, आपको नेक्स्ट वीक तक पता चल जाएगा, मोस्ट थैंक प्रॉब्ली यू 3rd वीक ऑफ दिसंबर। तो मैम ठीक वो है, क्विज ग्रेडेड होगा हमारा या हमारा बस 100% वाला फाइनल ही है? सॉरी। मैम विल बी द क्विज ग्रेडेड? हाँ जी हाँ जी, क्लिक होंगे ग्रेड्स। ठीक है, मैम, I mailed you. Kindly check. ओके ओके ठीक है। चलिए जी,
This is the end of our class. Okay जी, अल्लाह हाफिज। मैम अटेंडेंस अटेंडेंस हो गई है बच्चों।